तो आज हम नजर डाल रहे हैं प्रोस्टाम इन्फोसिस्टम्स के हालिया आईपीओ पर। जी हाँ। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और डिटेल्स हैं और कोशिश रहेगी कि इनके आधार पर कंपनी, उसके कारोबार और इस आईपीओ की खास बातों को समझें। बिल्कुल। और हाँ, याद रखें ये कोई निवेश सलाह नहीं है, बस जानकारी का कह सकते हैं विश्लेषण है। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस आईपीओ के मुख्य आंकड़े क्या हैं? जी, ये आईपीओ करीब 168 करोड़ का है। ओके। और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अच्छा, फ्रेश इशू। हाँ, मतलब कंपनी नए शेयर्स जारी करके पैसा जुटा रही है। करीब 1.60 करोड़ शेयर है ये। ओके। और प्राइस बैंड? प्राइस बैंड रखा है 95 रुपए से 105 रुपए प्रति शेयर। 95 से 105। ठीक है। और अगर कोई आम निवेशक लगाना चाहे तो लॉट साइज क्या है? एक लॉट में 142 शेयर्स हैं। तो अगर आप ऊपरी प्राइस बैंड मतलब 105 रुपए पर देखें तो न्यूनतम निवेश लगभग 14,910 रुपए का बनता है। लगभग 15,000। हाँ जी। और आईपीओ खुला रहेगा 27 मई से 29 मई 2025 तक। अच्छा। और लिस्टिंग उम्मीद है 3 जून के आसपास हो जाएगी, बीएसई और एनएसई दोनों पर। और आजकल आईपीओ से पहले ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की बड़ी बात होती है, उसका क्या चल रहा है? हाँ, जीएमपी का जिक्र तो होता ही है। फिलहाल ये लगभग 25 रुपए के आसपास सुना है। 25 रुपए प्रीमियम? हाँ, जो इशू प्राइस के अपर बैंड पर करीब कह सकते हैं 23-24% का प्रीमियम दिखाता है। पर देखिए, ये सिर्फ एक संकेत है ना। लिस्टिंग पर क्या होगा वो तो तभी पता चलेगा। बिल्कुल, वो तो बदलता रहता है। ठीक है, आईपीओ की बातें तो समझ आ गई, लेकिन ये कंपनी प्रोस्टार्म इन्फोसिस्टम्स आखिर करती क्या है? नाम तो थोड़ा टेक जैसा लगता है। हाँ, दिलचस्प सवाल है। ये असल में 2008 में पुणे में शुरू हुई थी और ये एक पावर सॉल्यूशंस कंपनी है। पावर सॉल्यूशंस मतलब? इनके प्रोडक्ट्स की रेंज काफी बड़ी है, जैसे यूपीएस सिस्टम्स, इन्वर्टर, लिफ्ट के इन्वर्टर, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर भी जो आजकल काफी जरूरी हो गए हैं, फिर लिथियम आयन बैटरी पैक, स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर, ये सब। अच्छा। मूल रूप से ये वो उपकरण बनाते हैं जो बिजली की सप्लाई को स्थिर और भरोसेमंद रखते हैं। ओके, तो ये पावर बैकअप और पावर मैनेजमेंट टाइप की कंपनी हुई? ग्राहक कौन है इनके? क्या ये आम घरों वाले इन्वर्टर्स बनाते हैं? आम घरों से ज्यादा इनका फोकस बड़े और कह सकते हैं क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस पर है। जैसे कि इनके 700 से ज्यादा ग्राहक हैं। इनमें अस्पताल हैं, एयरपोर्ट्स, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बीएफएसआई, रेलवेज, डिफेंस, आईटी कंपनियां। अरे वाह। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ऑयल एंड गैस कंपनियां भी। बड़े नाम देखें तो एलएनटी, टाटा पावर, बजाज फाइनेंस जैसे क्लाइंट्स हैं इनके। ये तो काफी इम्प्रेसिव लिस्ट है। जी। और इनका ऑपरेशन देखें तो महाराष्ट्र में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आईएसओ सर्टिफाइड, और पूरे भारत में करीब 22 शाखाएं और 470 से ज्यादा डीलरों का नेटवर्क है। पैन इंडिया प्रेजेंस है मतलब। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर क्या ये उनके नतीजों में, फाइनेंशियल्स में दिखता है? कंपनी कमा भी रही है? हाँ, आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 24 का रेवेन्यू था 257.87 करोड़ रुपए, और इसमें लगातार ग्रोथ दिखी है पिछले कुछ सालों में। ओके। और मुनाफा? उसी साल मतलब FY24 में टैक्स के बाद का नेट प्रॉफिट PAT था 22.79 करोड़। 22.79 करोड़। हाँ, ये करीब 8-9% का PAT मार्जिन बनता है, जो इस सेक्टर के हिसाब से तो काफी ठोस माना जाता है। सही है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बढ़ नहीं रहे बल्कि प्रॉफिट के साथ बढ़ रहे हैं। और अभी जो साल चल रहा है FY25, उसके शुरुआती आंकड़े कुछ हैं? हाँ, पहले 9 महीनों के मतलब अप्रैल से दिसंबर 2024 तक के, उसमें रेवेन्यू 268.62 करोड़ पहुंच गया था। ओह, 9 महीने में ही पिछले साल से ज्यादा। जी। और PAT था 22.10 करोड़। ईबिटा मार्जिन भी हेल्दी है, करीब 27% के आसपास। ये ऑपरेटिंग लेवल पर अच्छी एफिशिएंसी दिखाता है। ये आंकड़े तो वाकई मजबूत लग रहे हैं। तो फिर आईपीओ क्यों? मतलब जब कंपनी अच्छा कर रही है तो ये पैसा क्यों जुटा रहे हैं? कहाँ इस्तेमाल होगा ये? इसके मुख्य रूप से 3-4 कारण बताए हैं उन्होंने। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 72 करोड़ 50 लाख रुपए वो वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होगा। वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा के खर्चे? हाँ, जैसे स्टॉक रखना, ग्राहकों से पैसा आने तक का इंतजाम, वो सब। फिर करीब 18 करोड़ से ये कुछ कर्ज चुकाएंगे। अच्छा, कर्ज कम करेंगे। जी। और 9 करोड़ रुपए से अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है उसमें बाकी हिस्सेदारी खरीदेंगे। ओके। और जो बाकी पैसा बचा लगभग 68-69 करोड़, वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब कंपनी के सामान्य कामों के लिए।
तो मूल मकसद लगता है बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना और कामकाज के लिए फंड्स बढ़ाना। समझ गया। अब आते हैं उन बातों पर जो निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी की ताकतें क्या दिखती हैं आपको? देखिए, पहली ताकत तो इनके प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज है। इससे किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। सही है। दूसरा, जैसा हमने बात की, कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में बड़े और प्रतिष्ठित ग्राहक हैं। ये बिजनेस को एक तरह की स्टेबिलिटी देता है। और तीसरा, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार सुधर रही है और मार्जिन भी मजबूत हैं। और कमजोरियां या जोखिम, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे दिखती है वो है हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत। अच्छा, वो जो आपने पहले कहा था। हाँ, मतलब कंपनी का काफी पैसा स्टॉक में और ग्राहकों से पेमेंट आने में फंसा रहता है। अगर ये साइकिल थोड़ा भी बिगड़ता है तो कैश फ्लो पर दबाव आ सकता है। ये तो जरूरी पॉइंट है। और दूसरा, ये इंडस्ट्री काफी कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो कीमतों का दबाव हमेशा बना रहता है। और तीसरा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी महाराष्ट्र में ही केंद्रित हैं, तो थोड़ा सा कह सकते हैं ज्योग्राफिकल रिस्क भी है किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता का। ठीक है, तो लिस्टिंग के बाद किन चीजों पर नजर रखनी होगी? मेरे ख्याल से एक तो ये कि क्या कंपनी सच में अपना कर्ज कम कर पाती है, जैसा वो कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो तिमाही नतीजों में देखना होगा। साथ ही ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सुधार कर पा रहे हैं या नहीं, क्या इनका कैश कन्वर्जन साइकिल बेहतर हो रहा है? सही। और जाहिर है, रेवेन्यू ग्रोथ जारी रहती है या नहीं, नए ग्राहक जुड़ रहे हैं, और क्या ये अपने मार्जिन को बनाए रख पाते हैं या उस पर दबाव आता है? हाँ, मार्जिन सस्टेन करना जरूरी होगा। जी। और हाँ, लिस्टिंग के दिन वास्तविक कीमत जीएमपी के मुकाबले कहाँ खुलती है, वो भी एक शुरुआती इंडिकेटर होगा। ठीक है, तो अगर संक्षेप में कहें, प्रोस्टाम एक स्थापित पावर सॉल्यूशन कंपनी है, ग्राहक आधार मजबूत है, वित्तीय प्रदर्शन सुधर रहा है। आईपीओ का उद्देश्य ग्रोथ फंड करना और थोड़ा कर्ज कम करना है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कंपटीशन जैसी चुनौतियां भी हैं जिनका ध्यान रखना होगा। सही कहा। लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन और फंडामेंटल्स पर नजर रखना ही सबसे सही तरीका होगा। जी। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये कंपनी हेल्थ केयर, डिफेंस जैसे जरूरी क्षेत्रों पर निर्भर है और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में भी जा रही है। तो भविष्य में जैसे जैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें बदलेंगी, सोचिए स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन वगैरह, ये प्रोस्टाम के लिए किस तरह के नए मौके या शायद नई चुनौतियां ला सकती हैं, ये शायद अभी के आंकड़ों में न दिखे, पर इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए।